नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूंगा सुशांत के बारे में और सुशांत से रिलेटेड कुछ और ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो एसएसआर के केस में बहुत ज़्यादा अहम थे, लेकिन उन पर किसी भी जांच एजेंसी ने जो है कोई गौर नहीं किया। सबसे पहले आपको याद होगा कि एसएसआर की मौत के पहले के कुछ दिन जो है सुशांत ने 50 सिम चेंज की थी। 50 से कम थी या 50 से ज़्यादा थी, लेकिन रेशियो जो है यही था लगभग। इस तरह की खबरें आई थी और ये खबरें सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर या अदर सोशल प्लेटफॉर्म पर ही चली थी, ये बातें मेन स्ट्रीम मीडिया यानी लगभग सभी न्यूज़ चैनल पर भी उठाई गई थी। लेकिन किसी भी जांच एजेंसी ने इस मुद्दे पर अपनी कोई राय नहीं दी और ना ही कोई खबर आई कि इससे रिलेटेड कोई पूछताछ की गई हो। सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी बात जिससे ये साबित हो सकता था कि एसएसआर को माफियाओं की तरफ से धमकियां मिल रही थी, उस खबर पर किसी भी जांच एजेंसी ने जो है कुछ संज्ञान ही नहीं लिया। एजेंसी जो है एनसीबी ड्रग पर जांच कर रही है, ईडी सुशांत के बैंक के पैसों के लेन देन पर जांच कर रही है, लेकिन सीबीआई ने कई अहम मुद्दों को अपनी जांच में शामिल ही नहीं किया। क्यों? इसका जवाब सीबीआई के अलावा किसी के पास नहीं है। 50 सिम कोई इंसान एक सीमित समय में चेंज कर देता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, 50 का जो फिगर है वो गलत हो सकता है, 40 हो सकती है, 30 हो सकती है या 20 हो सकती है या 15 सिम हो सकती है, लेकिन सवाल आता है कि इतनी सारी सिम बदली क्यों गई? किसका डर था एसएसआर को जो बार बार अपना नंबर चेंज कर रहा था? जितनी जांच एसएसआर की सुसाइड को लेके की गई है उसकी आधी जांच भी इस बात की तफ्तीश के लिए की जाए कि एसएसआर बार बार नंबर चेंज क्यों कर रहा था, तो काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। और ये भी क्लियर हो जाएगा कि एसएसआर के केस में बाहरी लोग भी शामिल हैं। साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि सुशांत जो है डिप्रेशन में नहीं बल्कि अंडर थ्रेट था। इसके अलावा एक और बात जो बार बार मेरे दिमाग में घूमती है कि जब सुशांत को धमकियां मिल रही थी और सुशांत बार बार नंबर चेंज कर रहा था, तो सीधी सी बात है कि सुशांत हर किसी को अपना नंबर तो दे नहीं रहा होगा और कुछ ही गिने चुने लोगों को अपना नंबर देता होगा, तो कैसे उसका नंबर बार बार लीक हो रहा था? उस दौरान सुशांत के घर में गिने चुने लोग थे और उनमें से कुछ लोगों को ही जो है एसएसआर अपना नंबर देता होगा। तो कौन है वो लोग जिन्हें सुशांत अपना नंबर देता होगा? ऐसे लोगों में सबसे पहला नाम तो सुशांत की गर्लफ्रेंड का आता है, क्योंकि एसएसआर की गर्लफ्रेंड 8 जून तक उसके साथ में रहती थी। सुशांत जैसे ही नया नंबर लेता होगा तो सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड को ही नंबर मिलता होगा, लेकिन उससे अब पूछताछ करेगा कौन? सीबीआई की जांच में एक सबसे बड़ी खामी ये नज़र आती है कि सीबीआई ने अपनी तरफ से एसएसआर से जुड़े लोगों से पूछताछ की ही नहीं। यानी जो रिपोर्ट पुलिस ने बनाई थी उसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने जांच आगे बढ़ा दी। अब सवाल आता है कि अगर पुलिस की रिपोर्ट सही थी तो सीबीआई इस केस में आई क्यों? और सीबीआई आई थी तो सीबीआई ने अपने हिसाब से जांच आगे क्यों नहीं बढ़ाई, अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं बनाई? क्यों पहले वाली जांच एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ाती? ये सबसे अहम सवाल है। मुंबई पुलिस ने हर उस इंसान से पूछताछ की थी जो एसएसआर की लाइफ से जुड़ा हुआ था, खासकर उन लोगों से जो एसएसआर के साथ में उसके फ्लैट में रहते थे, जैसे एसएसआर का नौकर, उसके दोस्त, कुक या टीम मेंबर। लेकिन उनकी जांच कितनी सही थी कितनी गलत थी ये कैसे पता चलेगा जब सीबीआई ने फिर से अपने हिसाब से किसी भी व्यक्ति से पूछताछ की ही नहीं, खासकर सुशांत के साथ फ्लैट में रहने वाले उसके दोस्त, उसके टीम के मेंबर और उसकी गर्लफ्रेंड से। चलो मान लिया कि सीबीआई ने जो है पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ा दी, लेकिन यहाँ पर भी सीबीआई ने कई पॉइंट्स पर अपनी बड़ी चूक कर दी। जैसे जिन लोगों से पुलिस ने पूछताछ नहीं की उन लोगों से सीबीआई ने भी कोई जहमत नहीं उठाई पूछताछ करने की। क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। आनंदी धवन एक ऐसी मुख्य कड़ी थी जो पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से जो है सुशांत के साथ में रह रही थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आनंदी मार्च महीने तक जो है एसएसआर के साथ थी जब लॉकडाउन लगा था। कुछ रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आनंदी एसएसआर की मौत के दिन तक एसएसआर के फ्लैट पर मौजूद थी। क्या ये जांच का विषय नहीं था कि आनंदी के बारे में पता लगाया जाए कि आनंदी कब और कैसे सुशांत के फ्लैट से गई और क्यों गई? आनंदी सुशांत के ड्रीम प्रोजेक्ट का भी हिस्सा थी, तो आनंदी को नेगलेक्ट करना आसान नहीं था, लेकिन बावजूद इसके आनंदी को अनदेखा किया गया और आज भी अनदेखा किया जा रहा है। ये काफ़ी सस्पिशियस है। जांच एजेंसी अगर सुशांत के साथ रहने वाले लोगों से ही पूछताछ नहीं कर रही है तो बाकी लोगों से पूछताछ करने का क्या फ़ायदा है? जो जानकारी सुशांत के साथ रहने वाले लोग दे सकते हैं वो जानकारी कोई और कभी दे ही नहीं सकता है।
इसके अलावा शुरू से ही जो है ये कहा जा रहा था कि एसएसआर और दिशा का केस जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो क्यों सीबीआई ने उस दिशा में कभी कोई काम किया ही नहीं। हाँ, एक बार एक खबर आई थी कि सीबीआई रोहन राय के घर पर गई थी उससे मिलने, लेकिन रोहन राय वहाँ पर मिला नहीं। इसके बाद सीबीआई ने कोई प्रयास नहीं किया कि रोहन राय से संपर्क किया जाए या उसे ढूंढने का प्रयास किया जाए। सीबीआई को खुद श्योर होना चाहिए था कि उसे रोहन राय से पूछताछ करने की आवश्यकता है या नहीं। अगर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है तो सीबीआई रोहन राय के घर पर गई ही क्यों थी। जब रोहन राय इतना इम्पोर्टेंट शख्स है ही नहीं तो क्यों उस पर अपना समय खराब किया गया। और दूसरी बात कि सीबीआई को अगर लगता है कि रोहन राय एक जरूरी गवाह हो सकता है या उसका बयान एसएसआर या दिशा केस की किसी भी तरह से काम आ सकता है, तो उसे ढूंढने का प्रयास क्यों नहीं किया गया और आज भी उसे ढूंढने का प्रयास या उससे संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। क्या ये संभव नहीं है कि रोहन राय दिशा के जिस तरह अंत समय में साथ था और दिशा से जुड़ी हर पल की खबर रखता था, तो क्या उसे मारना संभव नहीं है। जिन लोगों ने दिशा का ये हाल किया, क्या वो रोहन राय को जिंदा छोड़ेंगे या जिंदा छोड़ा होगा। अगर 1% भी ये माना जाए कि रोहन राय का मुंह बंद करने को रोहन राय की भी हत्या कर दी गई होगी, तो इसका जिम्मेदार कौन है। और सिर्फ रोहन राय नहीं, आनंदी धवन की भी, क्योंकि आनंदी अंत समय तक एसएसआर के साथ थी जैसे रोहन दिशा के साथ था। ये दोनों मरने वालों के साथ में थे और दोनों ही अब गायब है और दोनों को ही ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा सीबीआई ने सुशांत के स्टाफ से भी आज तक कोई पूछताछ नहीं की। पिठानी हो गया है, नीरज है, दीपेश है, या दोस्तों में संदीप सिंह है। ऐसे कितने लोग हैं जो अंत समय तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ में थे। संदीप नहीं था लेकिन बाकी लोग थे। फिर किसी से भी सीबीआई ने पूछताछ क्यों नहीं की। पुलिस की रिपोर्ट पर ही जो है कार्रवाई को क्यों आगे बढ़ाया गया। क्या जांच शुरू करने से पहले ही जांच का परिणाम जो है सुनिश्चित कर लिया गया था। और सिर्फ सुशांत के दोस्त या स्टाफ ही नहीं, सुशांत की एक सिस्टर थी मीतू, उससे भी किसी भी जांच एजेंसी ने जो है आज तक कोई पूछताछ नहीं की, जबकि ये लोग अंत समय में किसी ना किसी रूप में जो है सुशांत के साथ में जुड़े हुए थे। हम बार बार पॉजिटिव रहने की बात करते हैं और हमें पॉजिटिव रहना भी चाहिए, लेकिन बहुत सारी बातें इस केस में ऐसी हैं, सिर्फ सुशांत केस में नहीं, दिशा केस में भी ऐसी बातें हैं जो सोचने पर विवश करती हैं कि जांच एजेंसियों ने जांच पूरी सतर्कता से नहीं की। आप लोगों को याद होगा कि जब रिया की जमानत हुई थी ड्रग्स केस में, तो हर कोई जो है एक ही बात कह रहा था कि रिया को जानबूझकर बाहर निकाला गया है ताकि उसे 302 में अंदर डाला जा सके। पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ यही खबर थी। मैंने तब भी जो है एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि कोई जानबूझकर बाहर नहीं निकाली है और ना ही हाल फिलहाल में 302 लगने वाली है। यार बच्चे को भी ये समझ आ जाएगा कि अगर किसी को बड़ी धाराओं में अरेस्ट करना है तो जरूरी नहीं है कि उसे छोटे केसेस से जमानत पर बाहर किया जाए। वो सिर्फ पीआर टीम की तरफ से अफवाहें फैलाई गई थी कि रिया अब 302 में अरेस्ट होने वाली है, तो इस वजह से उसे बेल दी गई है। ये अफवाह इसलिए फैलाई गई थी कि ताकि लोग रिया की बेल का ज़्यादा विरोध ना करें। और आज रिया को बाहर आए हुए 3 महीने हो गए हैं, अब तक तो 302 लगी नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद जो है एक बात तो ये क्लियर है कि जांच अभी चल रही है और सीबीआई अभी अपने कार्य कर रही है। और जब तक जांच चल रही है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि इन लोगों से आगे पूछताछ होगी या नहीं। पूछताछ हो भी सकती है और नहीं भी। ये सारा कुछ जो डिपेंड करता है वो सीबीआई पर डिपेंड करता है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कि सीबीआई एक्शन मोड में आएगी या नहीं? आप अपनी राय जरूर देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।